बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सुपीरियर कॉलेज क्राउन कैंपस लाहौर में। बेटा, आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 दी सेल का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स के हवाले से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, उसका इंट्रोडक्शन देखें। गोल्जी अपरेटस सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने, साइंटिस्ट जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी, 1898 के अंदर उन्होंने इसको डिस्कस किया और उन्होंने इसका नाम गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज रखा और प्लांट्स के अंदर उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया डिक्टियोसोम्स के नाम से। ठीक है जी। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं और ये क्या होते हैं? दीज आर स्टैक्स ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। कि ये एक हुजम सा है किस चीज का? फ्लैटन सैक्स का, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, इनका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा सिस्टर्नी। हमने सिस्टर्नी पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था, इसमें भी हम सिस्टर्नी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वहीं से प्रोड्यूस होकर आती हैं। ठीक है जी। सिस्टर्नी और वेसिकल्स जब आपस में एसोसिएटेड होते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं बेटा, एक सिस्टर्नी होते हैं, दूसरा वेसिकल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें पैक करके बाद में सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो सिस्टर्नी और वेसिकल्स जब इनको ज्वाइन किया जाता है तो फिर हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ऑलराइट जी। वेसिकल्स जो है ये बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड्स की फॉर्म में बनकर बाहर निकलते हैं और ये जो है वो कंटिन्यूअसली फ्यूज होते चले जाते हैं, जिससे सिस्टर्नी की स्टैक्स बनती हैं, एक ढेर इकट्ठा हो जाता है। इसके आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्नी स्टैक को हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं। ठीक है। आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्नी स्टैक को हम बेटे फॉर्मिंग फेस कहते हैं और इनर कनकेव सरफेस को हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ठीक है जी। ये इनके दो फेसेस होती हैं, एक सामने वाला हिस्सा और एक बैकवर्ड हिस्सा। जो सामने वाला हिस्सा है उसको बेटा फॉर्मिंग फेस कहा जाता है और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको मैच्योरिंग फेस का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है, इसका बेसिक काम क्या है? ये सेल सिक्रीशंस के साथ काम करता है कि सेल के अंदर जितनी भी सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं ये उनको पैक करता है। बेसिक काम इनका पैकिंग मटेरियल का है। ये उनको पैक करके देन नेक्स्ट सेल के अंदर इस्तेमाल करना है तो अंदर इस्तेमाल होता है और सेल से बाहर भेजना है तो गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फंक्शन अगर हम इसके देखें तो सबसे पहले जी सिक्रीशंस कैसे बनती हैं, जरा हम उस प्रोसेस को देख लेते हैं। सेल सिक्रीशंस, गोल्जी कम्प्लेक्स जो है हमें पता है कि ये सेल सिक्रीशंस को पैक करने का ना काम है। फॉर एग्जांपल अगर मैमल्स की बात करें तो पैंक्रियाज कुछ ग्रेन्यूल सिक्रीट करता है। ये ग्रेन्यूल्स जो है इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ये एंजाइम्स कैसे ये सारे ग्रेन्यूल्स बन के है उसका स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स। आमतौर पर ये राइबोसोम जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं और वहां से ये प्रोटीन की सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से बना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको प्रोटीन को नेक्स्ट ट्रांसफर कर देती है टुवर्ड्स द गोल्जी अपरेटस। अगर आप डायग्राम पे भी देखें तो आपको डायग्राम से नजर आ रहा होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से देन बड बनके और इस बड को ट्रांसपोर्ट किया गया टुवर्ड्स द गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स के पास पहुंचते ही गोल्जी कम्प्लेक्स सबसे पहले क्या करती है, वो इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। कैसे कन्वर्ट करेगी? बाय पैकिंग दैट दोज ग्रेन्यूल्स, बाय पैकिंग दोज प्रोटीन्स, बाय पैकिंग दोज मटेरियल्स। फाइनली फिर इन ग्रेन्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन से बाहर इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी वेसिकल्स के बाहर भेज दिया जाता है। अगर बाहर सिक्रीट करना है तो बाहर भेज दिया जाएगा, अगर सेल के अंदर उसकी जरूरत है तो सेल के अंदर भी रखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है, दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, स्टेप क्या है? नंबर 1 स्टेप है प्रोटीन फॉर्मेशन एंड कौन करता है? ये राइबोसोम्स। और राइबोसोम कहां पे मौजूद है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ट्रांसपोर्ट हुए कहां पर? गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कम्प्लेक्स में। गोल्जी कम्प्लेक्स ने इसको पैक किया किसमें? गोल्जी वेसिकल्स में। और गोल्जी वेसिकल्स के बाद क्या हुआ इनके साथ कि अगर इनकी जरूरत सेल के अंदर है तो सेल के अंदर इस्तेमाल होंगे,
अगर बेटा इनकी जरूरत सेल के बाहर है तो सेल से बाहर इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी। अगला फंक्शन देखते हैं, ये तो था सेल सिक्रीशन बनने का प्रोसेस। अब अगला फंक्शन देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो कोई भी प्रोटीन्स या एंजाइम्स जिसने भी बॉडी से बाहर जाना होता है तो गोल्जी वेसिकल्स में उसको पैक करके बॉडी से बाहर भेजा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटे गोल्जी अपरेटस का कि वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम जो है वो गोल्जी बॉडीज का है। ठीक है बेटा जी। तो ये था हमारा गोल्जी बॉडीज का टॉपिक। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, दिस इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम बेटा जब हम बात करते हैं तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, लाइसो मीन स्प्लिटिंग, सोम वर्ड निकला है सोमा से, सोम वर्ड किससे निकला है, सोमा से, एंड द वर्ड सोमा मीन बॉडी। सो लाइसोसोम स्प्लिटिंग बॉडी, मतलब ये कि ये हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं जो बड़ी तेजी से स्प्लिट करते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट पर अटैक करते हैं और उनको किल कर देते हैं या उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो आए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जी, और इसका स्ट्रक्चर भी दूसरे ऑर्गेनेली से डिफरेंट होता है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे डी डव, 1949 के अंदर उन्होंने लाइसोसोम्स को आइसोलेट किया था। मैंने आपको बताया कि ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी, एंड दे आर कंसर्न्ड विद द ब्रेकिंग एक्टिविटी, और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर आप देखें अगर लाइसोसोम्स का, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं और सिंपल सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं बेटा। और ये एंजाइम्स कौन से होते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइक एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है। और ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉरेन ऑब्जेक्ट या फूड पार्टिकल जिस पे भी ये एक्ट करता है, ये उसको बड़ी तेजी के साथ स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है जी। तो फॉर्मेशन ऑफ, अब जो लाइसोसोम है इसकी टू टाइप्स हैं, एक को प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है और एक को सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। प्राइमरी लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम दे आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स प्रेजेंट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने गोल्जी अपरेटस में सेल सिक्रीशन बनने का प्रोसेस पढ़ा बेटा, सेम वही 4 पॉइंट यहां पर डिस्कस होंगे, सिर्फ एक बात का डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वहां पर भी पहला पॉइंट वही था कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर भी सेम वही पॉइंट है। वहां पर दूसरा पॉइंट था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिक्रीशंस हैं उनको गोल्जी अपरेटस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यहां पर भी बेटा सेम वही पॉइंट है। थर्ड पॉइंट वहां पर भी यही था कि गोल्जी अपरेटस उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर भी सेम वही पॉइंट है कि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट में इनको कन्वर्ट किया जाता है। चौथा पॉइंट वहां पर भी यही था और यहां पर भी वही है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है उसको गोल्जी वेसिकल्स में पैक करके बाहर जो है ना वो भेज दिया जाता है। यानी कि चारों पॉइंट सेम है। फिर डिफरेंसिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंसिंग पॉइंट ये है कि आपने ये लाजमी बताना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम ने जो प्रोटीन यानी कि जो एंजाइम बना के भेजा है वो कौन सा है, वो एसिड फॉस्फेटेज है। ठीक है। अगर वो एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज के जैसा है, अगर वो एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज के जैसा है तो गोल्जी वेसिकल जो लास्ट में बनेगा, ठीक है, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। अगर वो एसिड फॉस्फेटेज नहीं है या इसके जैसा दूसरा एंजाइम नहीं है तब हम उसको लाइसोसोम नहीं कहेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बनने का प्रोसेस वही है, चारों पॉइंट वही है बेटे, लेकिन एक चीज की उन्होंने पॉइंट रख दिया बीच में कि वो एसिड फॉस्फेटेज या इसके जैसे प्रोटीन वाले एंजाइम जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो होने चाहिए। अगर वो होंगे तो ये क्या है, ये प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। देखिए सेकेंडरी लाइसोसोम के बनने के 2 मेथड्स हैं। एक तो ये है कि ये लाइसोसोम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं ये उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा ये हमारे फूड पार्टिकल्स को भी एनगल्फ कर लेता है, उसकी डाइजेशन कर देता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम ये जब उन पर एक्ट करता है, एक्ट करने के बाद उनको ये इस्तेमाल हो गया
और उनको नेक्स्ट इसने सेकेंडरी फेज में भेज दिया, नेक्स्ट इसने सेकेंडरी फेज में भेज दिया, तो दैट प्राइमरी लाइसोसोम इज कन्वर्टेड इनटू नाउ सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसको कहते हैं इन सेकेंडरी लाइसोसोम्स एंजाइम डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स। कि जब वो बनकर निकला था तो प्राइमरी था, अब वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम। समटाइम वो कहते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस लाइक स्टार्वेशन और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो हमारे सेल के बहुत सारे पार्ट्स को खुद ही खा जाता है। हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले, जैसे कि आमतौर पे इनका शिकार होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये खुद ही खा जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ये अपने पार्ट्स को खुद खा जाते हैं उसको ऑटोफेजी का प्रोसेस कहते हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस, इन सेल्स को ऑटोफेगोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। और ये ऑटोफेगोसोम्स भी सेकेंडरी लाइसोसोम का पार्ट है, ठीक है, इनको भी सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। लेकिन जी अब फंक्शंस की तरफ चलते हैं लाइसोसोम के लाइसोसोम के कितने फंक्शंस हैं बेटा, ये इसके फंक्शंस पे अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और हर फंक्शन पर जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नंबर 1 है फेगोसाइटोसिस। हमने बेटे सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि फेगोसाइटोसिस कहते हैं, हमने एंडोसाइटोसिस की 2 एग्जांपल्स पढ़ी थी, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग प्रोसेस को कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये सेल खा जाते हैं, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह और छोटे ऑर्गेनिज्म अमीबा वगैरह हमारी बॉडी में, हमारे सेल में एंटर होते हैं, तो ये सेल डायरेक्टली उसको एनगल्फ कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बेटे 2 वर्ड है, याद रखें हमेशा 2 वर्ड है, एक है इंटर और एक है इंट्रा। इंटर वर्ड का मतलब होता है के दरमियान, के 2 चीजों के दरमियान में क्या हो रहा है, और इंट्रा का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर कोई प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। तो बेटा इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर जो डाइजेशन परफॉर्म होती है उसको कहते हैं, और इंटरसेलुलर डाइजेशन जो होती है वो 2 सेल्स के दरमियान में जो डाइजेशन हो, यानी कि आउटसाइड द सेल जो डाइजेशन होती है उसे इंटरसेलुलर कहते हैं। या उसे हम ये आगे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, हमारा पॉइंट आ रहा है जी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कि कई दफा ऐसा होता है कि लाइसोसोम बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं सेल के बाहर, जिससे वो सेल के बाहर ही डाइजेशन हो जाती है, सेल के अंदर उन फॉरेन ऑब्जेक्ट को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं ऑटोफेजी, ये सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। तो बेटा मैंने इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले सारा तफसील से बता दिया है कि ऑटोफेजी वो प्रोसेस है जिसमें वो अपने ही पुराने पार्ट्स या वर्न आउट पार्ट्स या जो बूढ़े हो चुके हैं पार्ट्स उनको वो खा जाते हैं। ज्यादातर इनके हाथ जो है ना वो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया ही इनके जेर असर आते हैं। डिजेनरेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो सेल्स की डिजेनरेशन कॉज करते हैं, जैसे कि जो फ्रॉग में, जब ये फ्रॉग लार्वा की फॉर्म में होता है, पैदा होता है, तो आपको लगता है ना जैसे ये छोटी सी फिश की तरह का लग रहा होता है, क्योंकि इसकी पीछे बिल्कुल फिश की तरह की दुम होती है। तो बेसिकली तो ये फ्रॉग लार्वा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये लाइसोसोमल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो उसमें क्या होता है कि इसके जो है ना वो जितनी भी वो दुम होती है सारी, वो जो है ना वो ऑटोफेजी के प्रोसेस के जरिए उसको खा लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है जी, डिजनरेट कर दिया जाता है, और फिर उस फ्रॉग की ऐसा ऐसा टांगे बाहर आती हैं और वो पानी से बाहर आ सकता है, ठीक है जी। तो नीचे बेटा डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मैंने लाइसोसोमल एक्टिविटी के हवाले से दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से लाजमी देखिएगा और डिस्कस कीजिएगा। इसके बाद वो कहते हैं जी इसी टॉपिक के साथ एसोसिएटेड है सम स्टोरेज डिजीजेस। स्टोरेज डिजीजेस क्या है? इस तरह की तकरीबन बेटा 20 डिजीजेस ऐसी हैं जो आज हमें पता है, ये किसी ना किसी खास किस्म के केमिकल के हमारी बॉडी में स्टोर होने की वजह से जो डिजीजेस कॉज होती हैं उन्हें स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं, ठीक है जी। तो उसमें 2 हमारे जो है ना वो सिलेबस में मौजूद है। बोर्ड में ये वाला टॉपिक बेटा एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन में तो बेतहाशा दफा आया हुआ है, ठीक है जी। 2 हमारे सिलेबस में शामिल है जी, जिसमें नंबर 1 है जी ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। इस डिजीज में क्या होता है कि वो एंजाइम जिसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है वो एब्सेंट होता है। वो जो है ना वो एक कह ले कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। इसलिए ग्लाइकोजन तो बनता चला जाएगा और वो मसल्स में और लिवर सेल्स में स्टोर होता जाएगा, बट जब हमें जरूरत होगी उस ग्लाइकोजन की कि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए और हम वो ग्लूकोज इस्तेमाल करें फॉर द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस, तो हमें वो ग्लूकोज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि
जो ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला एंजाइम है वही एब्सेंट है, ठीक है जी। इसे ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज का नाम दिया जाता है। नंबर 2 है बेटा टे सैच डिजीज। टे सैच डिजीज में क्या होता है, वो एंजाइम, टे सैच डिजीज में क्या होता है बेटे, वो एंजाइम जो कि लिपिड की कैटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एंजाइम जो कि लिपिड के कैटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बेटा उन पर्सन्स के अंदर जिनको टे सैच डिजीज होती है उनमें एब्सेंट होता है। इसीलिए लिपिड ब्रेन सेल में अकोमोडेट करता है, जिससे ब्रेन के फंक्शंस जो है ना वो स्टॉप हो जाते हैं, ब्रेन के फंक्शंस जो है वो मेल फंक्शनिंग हो जाते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, और इवन के उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है जी। तो ये 2 डिजीजेस थी बेटा जिनको हम स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं। दोज आर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सम सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। तो इसमें ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 और टे सैच डिजीज है। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने 2 बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा और इसको बाद में बुक से अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।